ये हमारा आज फोर्थ सेशन है रियलिटी डिस्कोर्स का। और इसमें हम जो डिफरेंट लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स जो हैं उसको हमने पढ़ना है। लास्ट सेशन में जो हम साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है उसको हमने काफी हद तक देख लिया था। आज उसी का हम शॉर्टली ये रिव्यू करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह डिडक्टिव लॉजिक और सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट इन दोनों को भी देखेंगे। और बुनियादी तौर पर हमारा जो है दो काम है। एक ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम किसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट को समझ लें कि एग्जैक्टली ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट है क्या। और दूसरा ये कि हमने इसका फर्स्ट प्रिंसिपल एनालिसिस करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल एनालिसिस से मुराद यही है कि अगर कोई लाइन ऑफ आर्गुमेंट है उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं यानी उसके फाउंडेशंस हैं, तो फाउंडेशंस जो है वो किस कैटेगरी के फर्स्ट प्रिंसिपल से ताल्लुक रखती है, कितनी मजबूत फाउंडेशन है। आसान अल्फाज में हमने ये देखा। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को बहुत डिटेल से देखा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं विद इन जो है 4 to 5 मिनट्स उसको प्रिसाइज अंदाज में जो है वो बता दूं। देखिए, लेट्स सपोज कि आपने जो है कैलकुलेट करना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। स्पेसिफिक कंडीशन से मुराद ये कि हम जो है ना सेम प्रेशर कंडीशंस में जो है बार बार टेस्ट करते हैं। ठीक है। अब उसमें यही है कि लेट्स सपोज आप जो है ना वो पानी को जो है वो बॉईल कर रहे हैं। आपके पास जो है वो एक टूल है मेजर करने के लिए टेम्परेचर को। ठीक है। तो आपने ना जब आपने देखा पानी बॉईल कर रहा है, आपने उसमें थर्मामीटर डाला, रीडिंग आ गई, पास है ना एक साइड डाल दिया। आपने बार बार 2 दफा 4 दफा जितनी दफा भी, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपके पास 3 4 5 7 दफा जितनी दफा भी रीडिंग्स आ गई। तो इसमें जो है ना स्पेसिफिक प्रोसीजर और कंडीशंस के साथ जो है साइंटिफिकली डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। और जब हमारे पास जो वो सेम रिजल्ट वो बार बार आते हैं, तो उन सेम रिजल्ट्स की बुनियाद पर जो ये डिड्यूस कर लिया जाता है ये काम ऐसे ही होता है। लाइक अगर जो है हमने देखा 4 दफा 5 दफा 7 दफा किया और हमने देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल कर गया, जो प्रेशर जो है वो सेम रखा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जो बॉईल होता है, अगर हमने इसको 3 4 दफा बॉईल होते देखा है इसका मतलब है हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है। तो वो जब 3 या 4 दफा जितनी दफा भी सेम हमारे पास वैल्यू आती है तो जो है ना इस तरह जो है एक रिजल्ट निकाल लेना, तो सिंपली ये साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हमने एक और जो टर्म यूज की थी वो टर्म थी इंडक्शन की। ठीक है। तो इसमें जो है प्रिसाइजली मैं दोबारा बता देता हूँ कि इंडक्शन और साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट इसका बुनियादी तौर पर जो है वो ताल्लुक क्या है। ठीक है। बुनियादी तौर पर जो है लिमिटेड जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बुनियाद पर एक जनरलाइज कंक्लूजन निकालना, इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। अब अगर वो डाटा जो है वो साइंटिफिक मेथड के जरिए हासिल किया गया हो और उस पर इंडक्शन अप्लाई की गई हो, तो फिर वो एक साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का कंक्लूजन है। जिस तरह हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 100 100, ये हमारे पास मल्टीपल रीडिंग्स आई। इन रीडिंग्स को हमने साइंटिफिक तरीके से हासिल किया था। अब 4 5 दफा हमारे पास यही जो है ना रीडिंग्स आई और उसकी बेस पर हमने ये कंक्लूड कर दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो ये हुआ क्या? ये हुआ ये कि हमने इंडक्शन अप्लाई की साइंटिफिक डाटा पे। तो जब साइंटिफिक जो हमारे पास जो है ना लिमिटेड ऑब्जर्वेशन हो, फाइनाइट ऑब्जर्वेशन हो, वो साइंटिफिक हो और उस पर इंडक्शन अप्लाई करें और रिजल्ट आ जाए तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक कंक्लूजन। लेकिन अगर जो है ना डाटा साइंटिफिक ना हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो है ना आपने देखा है कि इंसान जो है गोरे रंग का है, आपने एक और बंदा देखा है गोरे रंग का है, आपने एक और देखा गोरे रंग का है, काला बंदा आपने कोई देखा नहीं जिंदगी में। अब आपने जितने भी जो है वो बंदे देखे हैं वो गोरे थे। ठीक है। तब आपने देखा कि हमेशा जब मैं इंसान देखता हूँ उसका कलर गोरा होता है, तो इसका मतलब है कि इंसान गोरे ही होते हैं। यानी कि इसके पीछे ये अजम्पशन होती है कि आज तक जो है मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है वो ऑब्जर्वेशन अगर एक जैसी थी, तो आइंदा भी हमेशा फ्यूचर में ऑब्जर्वेशन ऐसी ही रहेगी। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर ये अजम्पशन होती है इंडक्शन की, कि हम लिमिटेड डाटा से ना जनरलाइज कंक्लूजन निकालते हैं। अब वो जो डाटा है अगर वो साइंटिफिक नहीं है तो हम उसको कहेंगे ये सिर्फ इंडक्शन के जरिए हमने कंक्लूजन तक पहुंचे। ठीक है। लेकिन अगर जो है ना वो इंडक्शन अप्लाई हुई है साइंटिफिक डाटा पे, तो फिर हम ये कहेंगे कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का ये रिजल्ट है। अब यहाँ पर जो है ना इंडक्शन वाली बात क्लियर होगी। इसको हमने सेपरेटली इसका कॉलम इसलिए भी बनाया क्योंकि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को जब एक्सप्लेन करना होगा तो उसमें जो है वो इंडक्शन भी आ जाएगी। अच्छा, अब लाइन ऑफ आर्गुमेंट क्या है ये बात तो क्लियर होगी। अब हमने देखना क्या था? हमने बुनियादी तौर पर देखना यही था कि वो जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट है उसकी बेस में जो है फर्स्ट प्रिंसिपल्स कौन से हैं। जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल 3 किस्म के होते हैं, या एक्सियोमेटिक ट्रूथ होते हैं जो कि सेल्फ एविडेंट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, या हमारे पास नेसेसरी अजम्पशंस होती है कि हम ऐसी अजम्पशन कि उस अजम्पशन को अगर हम साथ लेकर ना चलें तो हम फर्दर इंक्वायरी नहीं कर सकते। और तीसरा हमारे पास जो है वो अननेसेसरी अजम्पशन थी जो कि ना नेसेसरी है और ना सेल्फ एविडेंट है। अच्छा, अब जिस तरह हमने देखा कि जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है ना उसकी कोर में हमारे पास इंडक्शन है।
ठीक है। और इंडक्शन जो है, इसमें एक अजम्पशन होती है। और वो अजम्पशन क्या होती है कि अगर जो है कोई काम अब तक जो है ऐसे ही हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा ऐसे ही होगा। या फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसको ऑब्जर्व किया है, तो एक चीज एक तरीके से हुई है, तो ये एज्यूम कर लेना कि अब ये हमेशा ऐसे ही होगी। तो ये बुनियादी तौर पर जो है एजम्पशन होती है इंडक्शन में। ठीक है। अब इंडक्शन क्योंकि कोर है साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का, अब हमने ये देखना होगा ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन किस कैटेगरी में आती है। क्या ये बात सेल्फ एविडेंट है कि दो चार पांच सात दफा कोई चीज एक तरीके से हुई है तो हमेशा ऐसे ही होगी? नहीं। हमने देखा है कि बहुत सी चीजें होती है जो पहली दफा होती है। जब पहली दफा होती है तो उसका मतलब पहले ऐसा नहीं हो रहा होता है ना। तो जरूरी नहीं कि जैसा पहले हो रहा था आगे भी ऐसा ही हो। तो ये हमारे पास सेल्फ एविडेंट नहीं है। ठीक है। क्या ये हमारे पास नेसेसरी एजम्पशन है? तो ये बात ठीक है कि ये हमारे पास नेसेसरी एजम्पशन है। उसकी रीजन ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशन जब भी होगी, हमारी ऑब्जर्वेशन लिमिटेड ही होगी। हमारी ऑब्जर्वेशन जो है फाइनाइट ही होगी। लेकिन जब भी हमने ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो है वो कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी या इंक्वायरी करनी होगी, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ये इस एजम्पशन को जो है वो साथ लेकर चलें, यानी कि हम इनफाइनाइट जो है वो ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है। हाँ, लेकिन जहां पर यह जरूर होता है कि जब हमें पता हो कि हमारा हमने एजम्पशन साथ लेकर चल रहे हैं जो कि एविडेंट नहीं है, फिर इसमें यह करना चाहिए कि आपको ना उसका जो इम्पैक्ट है आपके कंक्लूजन पर उसको कंसिडर करना चाहिए। कि ये हम क्योंकि ऐसी एजम्पशन लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास कंक्लूजन निकला है वो कोई 100% ये वो करेक्ट है, वो 100% डेफिनेट है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बल्कि हम ये कहेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट है, कि हमने दो दफा चार दफा पांच दफा सात दफा करके देखा है कि ऐसे ही हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसे ही होगा। ठीक है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है मुबशर? जी। अब हम जो है ना यहाँ पर जो वो दूसरा कॉलम है उसको देखते हैं। जो दूसरा कॉलम है हमारे पास वो डिडक्टिव लॉजिक है। ठीक है। इंडक्टिव लॉजिक क्या है वो हमने साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को समझ रहे थे तब, उसी वक्त हमने देख ली। अब डिडक्टिव लॉजिक जैसे बुनियादी तौर पर जो है एक मेजर प्रेमिस होता है, एक माइनर प्रेमिस होता है। मेजर और माइनर प्रेमिस का जो है एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन की बेस पर जो है वो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये जो मुश्किल मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किए, मुश्किल मुश्किल अल्फाज का बड़ा आसान सा मतलब है। ठीक है। वो मतलब क्या है? देखिए, मेजर प्राइम मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा मेजर प्रेमिस की, माइनर प्रेमिस की और उनके रिलेशन की। ठीक है। उनके रिलेशन की बेस पर कंक्लूजन की। अगर जो है ना एक प्रेमिस ये है कि तमाम मेटल्स हीट करने पे एक्सपैंड होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये मेजर प्रेमिस है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक मटेरियल है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये जो मटेरियल है ये मेटल है। लेट्स सपोज कि वो आयरन है। अब हमें जो है ना ये दो चीजें जब हमारे पास अगर जो है ना ये ट्रू ट्रू है, ये दोनों बातें कि तमाम मेटल्स जो हैं वो हीट करने पे एक्सपैंड करते हैं, और ये बात भी ठीक है कि ये जो मटेरियल है ये मेटल है, तो फिर क्या ये मटेरियल जो है वो हीट करने पे एक्सपैंड करेगा या नहीं? मुबशिर आप बताएं। करेगा। करेगा। ठीक है। अब ये जो हमारी रीजनिंग थी ना, ये बुनियादी तौर पर डिडक्टिव रीजनिंग थी। कि हमारे पास एक मेजर प्रेमिस था कि उस कैटेगरी की चीजों के बारे में हमारे पास जो है एक इंफॉर्मेशन थी कि इस कैटेगरी की जो चीजें होती हैं वो हीट करने पे एक्सपैंड करती हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन की हमारे पास ये आ गई कि ये जो चीज है स्पेसिफिक, ये उसी कैटेगरी से है। तो फिर जैसे लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम देते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सेल से बने हैं। एक हमारे पास ये मेजर प्रेमिस है। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो माइनर प्रेमिस है वो ये है कि मुबशिर जो है वो एक इंसान है। अब अगर ये दोनों बातें ठीक है कि तमाम इंसान सेल से बने हैं और मुबशिर एक इंसान है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मुबशिर जो है वो सेल से बने? इसकी बताने की जरूरत नहीं थी वैसे। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा। तो ये जो है ना हमारे पास जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है। कि हमारे पास जो एक मेजर प्रेमिस होता है, एक माइनर प्रेमिस होता है। मेजर प्रेमिस जो है वो एक आप कह लें जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के बारे में जो है ना एक ओपिनियन होता है। ठीक है। और जो माइनर प्रेमिस होता है वो ये होता है कि एक स्पेसिफिक जो चीज है वो उसी कैटेगरी से ताल्लुक रखती है, और फिर हमारे पास जो है ना उनके रिलेशन की बेस पर एक कंक्लूजन निकालते हैं। वैसे डिडक्टिव लॉजिक के कुछ और भी वर्जन्स हैं, लेकिन उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। मेजरली लार्जली जो डिडक्टिव लॉजिक से मुराद यही होती है। अच्छा। अब मुझे ये बताएं मुबशिर, आपका क्या ख्याल है कि डिडक्टिव लॉजिक का जो कंक्लूजन है वो गलत आ सकता है? नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें जो है ना एक प्रॉब्लम हमारे पास आ सकते हैं। वो ओके। प्रॉब्लम ये आ सकता है कि प्रेमिस ही गलत हो, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर ना किसी ने कहा है कि मेजर प्रेमिस ये है कि तमाम बर्ड्स फ्लाई करते हैं, और माइनर प्रेमिस ये है कि जो पेंगुइन है वो बर्ड है। अब मुझे बताएं कि अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो इसका क्या मतलब है? पेंगुइन उड़ती है या नहीं उड़ती?
ढूंढनी चाहिए अगर प्रेमिस, इसमें इस केस में तो प्रेमिस गलत लग रही है ना, वैसे तो ढूंढनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ना डिडक्टिव लॉजिक में होता है ये कि अगर प्रेमिस ठीक हो तो आंसर ठीक आएगा, अगर प्रेमिस गलत हो तो फिर आंसर आपका गलत आ सकता है। लेकिन अगर ये दो प्रेमिस देखेंगे, तमाम बर्ड्स जो उड़ते हैं, और दूसरा ये कि पेंगुइन बर्ड है, तो अगर ये दोनों बातें ठीक हो तब तो ये नतीजा निकलेगा कि पेंगुइन भी उड़ती है। लेकिन मुझे बताएं कि वैसे इन दो प्रेमिसेस में से गलत कौन सा है? सेकंड वाला नहीं, दोनों गलत लग रहे हैं, ऑल बर्ड्स आर। नहीं, वैसे ये जो है ना, पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत है। ऑल फ्लाई, ये प्रेमिस गलत है। ऑस्ट्रिच भी तो बर्ड है, उड़ता है। नहीं। अच्छा, वैसे जो है ना दूसरा जो टॉपिक थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पेंगुइन को जो है ना, जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके उसूलों को देखेंगे तो वो बर्ड ही है, कि वो किस जिन उसूलों से जो है ना डिटरमिन करते हैं कोई चीज बर्ड है या नहीं। तो पेंगुइन एक बर्ड है, लेकिन तमाम बर्ड जो है वो उड़ते नहीं है। तो क्योंकि हमारा पहला प्रेमिस गलत था, तो इसलिए हमारा जो है कंक्लूजन भी गलत आ गया। बात समझ आ रही है? यस यस यस। अच्छा, तो खास तौर पे जब हम डिडक्टिव लॉजिक की ना इस किस्म पे जो है ना बात कर का हमारे पास आर्गुमेंट होगा ना, कि उसमें एक कैटेगरी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि एक स्पेसिफिक चीज उस कैटेगरी से बिलोंग करती है, और उसमें जो है ना फिर एक कंक्लूजन निकल रहा है। तो उसमें जो है ना वो आप कह लें कि जो हमारे पास कंक्लूजन है वो गलत आने के चांसेस जो है वो नहीं है, अगर प्रेमिस ठीक हो। तो इस केस में हमने बुनियादी तौर पे देखना होगा, वो यही देखना होगा कि प्रेमिस ठीक है या नहीं। बात समझ आ रही? यस। अच्छा, अब जो है ना इसमें जो है ना पॉइंट ये है कि डिडक्टिव लॉजिक में आमतौर पे जो मसला आ रहा होता है ना, उसमें मसला ही यही आ रहा होता है कि प्रेमिस है ना ठीक नहीं होते, जहां भी मसला आ रहा होता है। तो उसमें रीजन ये होता है कि शुरू में जो है ना प्रेमिस ठीक नहीं होता, और उस प्रेमिस के ठीक होने की वजह से कंक्लूजन भी गलत आ रहा होता है, ठीक ना होने की वजह से। अब इसमें जो है ना हमने करना क्या होगा, हमने करना ये होगा कि इसमें एनालिसिस ये करना होगा जो प्रेमिस है वो प्रेमिस खुद कहाँ से आया। लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि तमाम बर्ड जो उड़ते हैं, इस बात की बुनियाद क्या है? ठीक है। अब इसकी जो है एक रीजन ये हो सकती है कि आपने कहा मैंने चिड़िया को देखा, उड़ी थी। मैंने कौवे को देखा, उड़ा था। मैंने फाख्ता को देखा, उड़ी थी। मैंने जो है तोते को देखा, उड़ा था। अब आपने क्या किया कि आपने जितने भी परिंदों को देखा, आपने देखा वो उड़े थे। तो आपने इस बेस पर ये कंक्लूड कर दिया कि तमाम परिंदे उड़ते हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर इस बेस पर आपने ये कंक्लूड किया, तो ये जो आपका प्रेमिस है, इस प्रेमिस की बेस क्या है? ये तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगी। इंडक्शन होगी ना। इंडक्शन हो गया, यस। हमने यही कहा था ना कि जो अगर आप जब आपके पास लिमिटेड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो, उसकी बेस पर आप अब कुछ भी जनरलाइज इंड्यूस कंक्लूजन करना है, यस। निकालते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब पॉइंट ये था कि हम कह रहे हैं कि डिडक्टिव लॉजिक जो मजबूत होती है, इंडक्टिव लॉजिक जो वो प्रोबेबल रिजल्ट्स देती है। लेकिन डिडक्टिव लॉजिक का क्या फायदा, कि अगर डिडक्टिव लॉजिक के जो है स्टार्ट में जो प्रेमिस है वो इंडक्टिव है। बात समझे? यस 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 यस। ठीक है, तो जो डिडक्टिव लॉजिक का फायदा था वो तो खत्म हो गया ना, कि अगर ये उसके शुरू में जो प्रेमिस है वो इंडक्शन से लाके आपने दे दिए, तो फिर उसका भी कंक्लूजन जो है उसकी हैसियत वही रहेगी जो कि आपकी जो ना हैसियत थी इंडक्टिव लॉजिक के कंक्लूजन की। बिल्कुल ठीक है। तो आप जो लॉजिशियंस जो है ना जब डिडक्टिव लॉजिक को यूज करते हैं ना, तो उसमें असल में जो प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, वो मैंने जो असल में नीचे जो है ना लिखा हुआ है, जो कलर आई थिंक पिंक ही है, ठीक है, कि लैक ऑफ असेसमेंट ऑफ द ट्रुथ ऑफ प्रेमिसेस। कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा होता है कि जो प्रेमिस हैं वो कितने मजबूत हैं, इस चीज को ना नहीं देखा जा रहा होता, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो हमने क्या करना होगा, जब भी डिडक्टिव लॉजिक आ रही हो तो उसमें ये देखना होगा कि उसका प्रेमिस क्या है, वो आया कहाँ से। ठीक है। अगर वो उसके अब उसमें आया कहाँ से है, उसमें वही तीन चीजें देखनी होंगी। क्या ये सेल्फ एविडेंट है? क्या ये बात जो है वो हमारे पास एक नेसेसरी assumption है, या हमारे पास ये अननेसेसरी assumption है? बात समझ रहे हैं? यस। अब अगर हम इंडक्शन की बेस पर प्रेमिस लिया है, तो अब इसका फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा बनेगा तीन कैटेगरीज में से? फर्स्ट मतलब कि एक्सियोमेट्रिक ट्रूथ बनेगा, नेसेसरी assumption बनेगी, या अननेसेसरी assumption बनेगी? वो नेसेसरी assumption होगी ना। नेसेसरी, वो तो मैंने बताया, नेसेसरी हो गया अब तो। ठीक हो गया, हाँ। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें करने का जो काम है वो ये है कि आपने ये देखना होगा कि फिर उस assumption का जो असर आ रहा है ना आपके कंक्लूजन पर, उसको आपने कंसिडर करना है। कि ये जो है ना हम मतलब कि ये हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम हमेशा हमारी जो एग्जाम्पशन सॉरी जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइनाइट ही होगी, वो लिमिटेड ही होगी। लेकिन अब हमने ये देखना है कि जब हम लिमिटेड ऑब्जर्वेशन की बेस पर कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो फिर ये एक प्रोबेबल रिजल्ट है, ये कोई पक्का 100% रिजल्ट नहीं है। बात समझ रहे? यस। अच्छा, अब अगर मुझे बताएं कि कोई डिडक्टिव लॉजिक अगर जो है ना जिन प्रेमिसेस पर अप्लाई की जा रही है, अगर वो जो प्रेमिसेस हैं वो एक्सियोमेटिक ट्रुथ हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं समझ पाया।
लेकिन डिडक्टिव लॉजिक हम जिन मेजर और माइनर प्रेमिसेस पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास प्रेमिसेस जो है उसकी बेस एक्सियोमेटिक ट्रुथ है, तो फिर ये ओवरऑल रीजनिंग जो है वो कैसी होगी, मजबूत होगी या कंपैरेटिवली या नहीं। फिर तो वैलिड होगी ना, फिर तो इससे नेसेसरी से मजबूत होगी। हाँ, क्योंकि बल्कि वो 100% ट्रू होगी, क्योंकि एक्सियोमेट्रिक ट्रूथ जो है वो सबसे ये मजबूत फर्स्ट प्रिंसिपल है। वैलिड कंडीशन आ जाएगी ना, फिर तो कि वैलिड वो हो जाएगी। बात है वो सेल्फ एविडेंट है। अब अगर हमारे पास दो प्रेमिसेस ऐसे हैं जो कि सेल्फ एविडेंट है और उसकी बेस पर हमने डिडक्टिव लॉजिक अप्लाई किया और फिर आंसर आ गया, तो फिर हमारे पास जो है वो फिर एक बड़ा जो है वो आप कह लें कि ऑथेंटिक डेफिनेट कंक्लूजन होगा। ये बात समझे। यस। तो अब डिडक्टिव लॉजिक के जरिए हमारे पास जो कंक्लूजन आ रहा है वो डेफिनेट है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो जो प्रेमिस है शुरू में वो कहाँ से आए हैं। अगर प्रेमिस की बेस जो है वो एक्सियोमेटिक ट्रुथ है, तो फिर वो जो डेफिनेट कंक्लूजन है। अगर प्रेमिस जो है उनकी बेस हमारे पास नेसेसरी अजम्पशन है, तो फिर वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल कंक्लूजन है। और अगर हमारे पास वो जो प्रेमिस है उसकी बेस जो है वो अननेसेसरी अजम्पशन है, तो फिर वो एक फजूल कंक्लूजन है। बात समझे। मोस्ट प्रोबेबल भी कह सकेंगे क्या नेसेसरी पे? असल में पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो है ना, इन दोनों चीजों में फर्क है। कि प्रोबेबिलिटी तो इस तरह हम करते हैं ना, जैसे यार हमने स्टैटिस्टिक्स में कभी कहीं यूनिवर्सिटी में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी कि यार अगर हम फॉर एग्जांपल एक दफा टॉस करें, चार दफा टॉस करें और चारों दफा हेड आए, तो हम कहेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 100% है ना। यस। अब जो है ना, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं कि अगर जो है ना बॉल कराई है किसी ने शाहिद अफरीदी को, ठीक है, तो 10 बॉलों में से 8 बॉलों पे छक्का लगा है, तो मुझे बताएं छक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी है। छक्के की प्रोबेबिलिटी 2/8। और नहीं, 2 + 80%। हाँ सिंपल। तो ये। ठीक है। अब वैसे हम जब प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इसी तरह जो है हम जब जो इंडक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारे पास 4 दफा, 5 दफा, 7 दफा, जितनी दफा भी जो हमने जो वो उसको जो परफॉर्म किया होता है या ऑब्जर्व किया होता है, तो एक ही तरह का आंसर आ रहा होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% हो जाती है। ऐसे यस ही है ना। यस यस यस। 10 दफा ऑब्जर्व किया, 10 दफा एक जैसी ऑब्जर्वेशन आई, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी ना, मैक्सिमम का मतलब 1 है। यस लेकिन स्टिल जो है उसके अगेंस्ट कंक्लूजन आ सकता है। यस। ठीक है। तो जब डिडक्टिव लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं, तो डिडक्टिव लॉजिक का जो कंक्लूजन है वो कितना मजबूत है, ये अगर हमने देखना है तो हमें ये देखना होगा कि उसकी जो फर्स्ट प्रेमिस है जो उसके जो मेजर और माइनर प्रेमिस है वो आए कहाँ से। अगर उसकी बेस जो है वो एक्सोमेटिक ट्रुथ है, डेफिनेट कंक्लूजन है। अगर उसकी जो बेस है वो इंडक्शन है या कोई और नेसेसरी अजम्पशन है, फिर वो प्रोबेबल रिजल्ट है। और अगर उसकी बेस में जो अननेसेसरी अजम्पशन है, तो फिर वो फजूल उसका है। जो फजूल रिजल्ट है। ठीक यहाँ ठीक तक ठीक बात क्लियर ठीक। होगी। यस यस यस। अब हमारे पास जो ना राइट जो लास्ट हमारे पास लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट है। यहाँ पर सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट जैसे मुराद 5 सेंसेस नहीं है। ठीक है। बल्कि सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट से हमारी मुराद क्या है, कि आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एक्सियोमेटिक ट्रुथ्स। एक्सियोमेटिक ट्रुथ हमने जो वो पढ़ा था क्या होते हैं, जो कि सेल्फ एविडेंट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, इनहेरेंट इन नेचर होते हैं। तो अगर उस तरह एक्सियोमेटिक ट्रुथ्स की बेस पर कोई आर्गुमेंट बिल्ड किया जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट का कंक्लूजन है। इसके मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो है, मुबशर मैं आपसे पूछूं कि अगर जो है ना कोयटा खान कैफे कहीं लिखा हुआ है किसी रेस्टोरेंट के बाहर, तो आपके जहन में क्या आएगा, ये किसी ने लिखा है या खुद लिखा आ गया। इसने लिखा है। किसी ने लिखा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जहां भी हमें ऑर्डर नजर आता है, कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है। एक जो है ना ये इनहेरेंट यूनिवर्सल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑर्डर और कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे क्या होता है, कोई किसी इंटेलिजेंस होती है। कोई इंटरवेंशन होती है, इंटेलिजेंस, ठीक है। कोई इंटेलिजेंस होती है, खुद रेंडमनेस ब होती है, खुद खुद ब इंटेलिजेंस खुद नहीं हो होती है। सकती, हाँ, खुद ब खुद नहीं हो सकती। हाँ। तो उसी को हम इंटेलिजेंस ही कहते हैं ना, रेंडमनेस है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है ना, अगर कोई चीज उल्टी सीधी हो जाए, खराब हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि हवा चली होगी। डिसऑर्डर है वो। अगर ब्रेन। हवा चल तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें जो है ना वो रेत से कोटा खान कैफे लिखा आ जाए। बात समझ आ रही है। यस यस यस। तो जब जो है ना ऑर्डर होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो इसका जो है ना हम अगर पूछें कि रेंडमनेस है, इंटेलिजेंस है, तो आंसर क्या होगा, इंटेलिजेंस है। ठीक हो ऐसी। गया। यस यस। अच्छा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या थॉट जो है वो थिंकर के बगैर एग्जिस्ट करती है, कि कोई नहीं। सोचने वाला ना हो लेकिन सोच हो। नहीं। ये एक एक्सियोमेटिक ट्रुथ है। बात समझ आ रही है। यस। अच्छा। अब मुझे बताएं कि अगर जो है
कोई ऑर्डर हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो उसके लिए जो है वो इंटेलिजेंस जरूरी है, और इंटेलिजेंस के लिए कोई इंटेलिजेंट जरूरी है। यस। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं डिजाइन है तो उसके पीछे कोई डिजाइनर है, इंटेलिजेंट डिजाइनर। यस। अच्छा, अब ये आर्गुमेंट्स हमने जो है वो किस तरह बिल्ड किए हैं, एक्सियोमेटिक ट्रूथ पे बिल्ड किए हैं। यस। तो इस तरह के जब ना हमने एक जो है ना वो एक्सियोमेटिक ट्रूथ ये लिया कि ऑर्डर के पीछे होती है इंटेलिजेंस। दूसरा हमने ये लिया कि इंटेलिजेंस की जरूरी होता है कि कोई इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंस खुद से एग्जिस्ट तो नहीं करती ना, किसी की होती है। यस। अब ये जो दो हमारे पास एक्सियोमेटिक ट्रूथ थे, उनकी बेस पर हमने ये कंक्लूड किया कि अगर कोई ऑर्डर हो तो इसका मतलब है कि कोई इंटेलिजेंट पीछे होता है या कोई डिजाइनर होता है। हम्म। तो फिर ये हमारे पास एक सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट का कंक्लूजन आ जाएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, इसकी बेस पर फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा होता है? एक्समेटिक ट्रूथ। एक्सियोमेटिक ट्रूथ होता है, नेसेसरी असम्पशन होती है या नेसेसरी असम्पशन होती है? सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट भी ना। हाँ। एक्समेटिक ट्रूथ। हाँ, अब मुझे बताएं कि इसमें कंपैरिजन करें कि कौन सी लाइन ऑफ आर्गुमेंट का जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। एक्समेटिक ट्रूथ का। सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट का। हाँ ठीक है। साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का जो रिजल्ट है वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबल होगा। सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है वो हमेशा डेफिनेट होगा। और डिडक्टिव लॉजिक का जो कंक्लूजन है वो डिपेंड करता है कि उसकी बेस से फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है। अगर एक्सियोमेटिक ट्रूथ है तो डेफिनेट हो जाएगा सेंसिबल की तरह। अगर नेसेसरी assumption है वो प्रोबेबल हो जाएगा साइंटिफिक की तरह। और अगर उसकी बेस पर कोई अननेसेसरी assumption है तो वो फजूल हो जाएगा। किसकी तरह? अपनी तरह। ठीक है। अपनी तरह से मुराद मैं नहीं हूँ, बल्कि जो है, जो लॉजिशियंस जो है ना इस तरह के कंक्लूजन निकालते हैं वो है। बात समझ आ गई? यस। क्लियर है। तो इसमें बुनियादी तौर पर आज जो है ना हमने जो है ना तीन मेजर लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स देखे हैं, और उन आर्गुमेंट्स, वो लाइन ऑफ आर्गुमेंट काम कैसे करती है ये भी देख लिया, और उसकी बेस कौन से होते हैं, और उससे में ये भी पता चल गया कि argument का जो नतीजा होता है वो कितना मजबूत होता है। तो इंशाल्लाह इट्स इनफ फॉर टुडे। हमारे पास फ्यू मिनट्स ही बाकी हैं, किसी का कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम।